नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 267 सॉल्व करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रीवियस प्रैक्टिस टेस्ट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An overgrowth of bone and soft tissue is seen in acromegaly, Cushing syndrome, Whiter tetany। बोन और टिश्यू की ओवरग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्रोमेगाली। ओवरग्रोथ को हड्डियां बहुत अधिक इसमें बढ़ जाती हैं, टिश्यू बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और व्यक्ति का शरीर बहुत हैवी टाइप का लगने लगता है, तो यह एक्रोमेगाली की कंडीशन होती है। इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो हवा के द्वारा, एयर के द्वारा फैलती है? हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, कॉलेरा, टाइफाइड। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए दिया गया है, ये फीको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारी है। कॉलेरा दूषित पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से होती है और टाइफाइड भी कंटामिनेटेड वाटर से संबंधित बीमारी है। तो इस प्रकार से जो इसमें मीजल्स है, यह एक एयरबॉर्न डिजीज है और इसका यह जो वायरस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, गले में होता है। आपने नाम सुना होगा, कॉप्लिक्स स्पॉट्स भी गले में होते हैं मीजल्स में। तो इस प्रकार से यहाँ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह यूट्यूब चैनल बंद हो सकती है। तो दूसरा यूट्यूब चैनल इसी नाम से आप सर्च करके, जो कि सेम आप नाम सर्च करिए कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस, वो आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, प्लैंक्टोनिक या प्रेसिपिटेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है यहाँ पर यूट्रोफिकेशन। द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज। तो पानी में होता क्या है कि किसी भी लेक में जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर दिया जाए तो इसको यूट्रोफिकेशन, हिंदी में हम लोग सुपोषण कहते हैं। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबाइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियस, जियार्डिया, लैम्बलिया, बैलेंटिडियम कोलाई। अमीबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होती है? तो ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन? इनमें से कौन सी ऐसी लिम्फोसाइट है जो कि फैगोसिटिक एक्शन करती है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, पॉलीमॉर्फ्स या बेसोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक एक्शन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पसेस, क्लिनिकल, फॉरेंसिक, डायग्नोस्टिक, रिसर्च। ऑटोप्सी की जा रही है एक प्रकार का, और इसमें यह कारण मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए यह ऑटोप्सी की जा रही है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही होगा। फॉरेंसिक पर्पज के लिए ऐसा करते हैं
पोस्टमार्टम से संबंधित ये क्रिया होती है जिसको मेडिको लीगल पर्पज के लिए जब किसी डेड बॉडी को एग्जामिन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ओव्यूलेशन, गेस्टेशनल। तो स्पर्म किस क्रिया द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो स्पर्म, जब शब्द ही लिखा है स्पर्म, तो स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा प्रोड्यूस होंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी इज नॉट हेरिटेबल, समटाइम्स हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबल। जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है, यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक हेरिटेबल होती है, मींस माता पिता से उसकी संतानों में जाती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? माइग्रेन हेडेक, वायरल एंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने का कारण नहीं हो सकता है? तो ये क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट कॉमन कॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का कारण इनमें से जो नहीं होगा, माइग्रेन हेडेक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि माइग्रेन का जो सिरदर्द है बहुत से लोगों को होता है। यदि इतने सारे लोगों को माइग्रेन हो तो सभी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही होगा। शेष जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जैसे वायरल एंसेफेलाइटिस हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए या सब एरेक्नॉइड हेमरेज होने पर भी ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पियाजे थ्योरी? ऑप्शन 1 7 to 11 years, 2 to 7 years, 1 to 2 years, 11 years and above। तो यहाँ पे जीन पियाजे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और इनका जो थ्योरी थी वो इस आइडिया पर बेसिस थी। उनका जो मेन आइडिया था इसका, जीन पियाजे का, ये आप ध्यान रखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मुख्य शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था, ये जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पियाजे थ्योरी? तो जीन पियाजे की थ्योरी में जो प्री ऑपरेशन स्टेज है, कौन सी स्टेज को माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 ईयर्स को प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में आप जानते हैं कि टॉडलर्स है और अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो शुरुआत का बचपन है वो इसमें आता है इस उम्र में, और टॉडलर बच्चे होते हैं, इसी में वो स्कूल जाना भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से यह इसमें बच्चा बोलने का शुरुआत करता है, कोई किसी भाषा को सीखने का प्रयास करता है, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी एक प्रकार का उनका पीरियड होता है। तो इसका, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय NSAIDs, फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स, ओपियॉइड, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स। तो मेडिटेशन मीन्स आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, अध्यात्म, ध्यान से संबंधित क्वेश्चन है। तो ध्यान जब आदमी करता है तो अपने दर्द को कम करने के लिए, तो यह एक उदाहरण है। NSAID का नहीं है, क्योंकि ध्यान होता है ध्यान में जाना, ना कि दवा खाना। तो आदमी क्यों दवा खाएगा? नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी नहीं लेना है, कोई फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स भी नहीं अपनाएगा, ना कोई ओपियोइड्स लेगा, जैसे भांग, चरस, मॉर्फिन वगैरह भी नहीं लेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल,
मेजर्स। किसी दवा से संबंधित कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल शांति से बैठ करके मेडिटेशन करना है और पेन मैनेजमेंट की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग्स लैक्स एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन? कौन सी ऐसी दवा है इनमें से जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन जिसमें नहीं होता है? क्योंकि लैक लैक मतलब कमी, कमी होती है। पायरोक्सिकैम, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनिक सोडियम, पैरासीटामोल। तो यहाँ पर जिसमें एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब होता है जो सूजन को कम करे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पैरासीटामोल दवा ये एनाल्जेसिक होती है, बुखार की होती है, टेम्परेचर कम करने वाली होती है। यह एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन इसमें कमी होती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। शेष यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, पायरोक्सिकैम हुआ, आइबुप्रोफेन हुआ या डिक्लोफेनिक सोडियम हुआ, ये सूजन करने वाली दवा, सूजन कम करने वाली दवाएं होती हैं, दर्द कम करने वाली दवाएं होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कहलाती हैं। और ये सभी जो ड्रग्स हैं वो NSAID वर्ग से आती हैं। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। जो स्टीराइड्स ना हो और एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करें, उनको NSAID बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ providing or obtaining the food necessary for growth and health is nutrition, natural science, nutrient, nourishment। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा इसका। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ग्रोथ और हेल्थ को, हेल्थ के लिए आवश्यक जो प्रोसेस होता है जिससे कि जो भी फूड है, फूड आवश्यक है ग्रोथ और हेल्थ के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु वर्क्स हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग हिज सेकेंडरी मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, पर्सनल मोटिव्स। तो व्यक्ति जब इस समाज में आता है, इस संसार में आता है, तो कई प्रकार की उसकी अवधारणाएं होती हैं। तो एक उसमें व्यक्ति की ये भी एक मन स्थिति होती है कि मेरे पास अधिक से अधिक धन हो। उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति हु वर्क्स हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करता है जिससे कि उसका जो धन है, जो वेल्थ है, वो बढ़ सके और इससे वो सेटिस्फाई महसूस करता है। तो यह किस प्रकार का प्रोसेस माना जाएगा, किस प्रकार का मोटिव माना जाएगा? तो यह माना जाएगा पर्सनल मोटिव, क्योंकि वो पर्सनली स्वयं को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंडरी मोटिव्स नहीं माना जाएगा क्योंकि वह हार्ड वर्क कर रहा है, मन लगा करके काम कर रहा है। जब कोई व्यक्ति मन लगा करके अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है जिससे उसको आनंद महसूस होता है, तो यह उसके पर्सनल मोटिव्स में आता है। ठीक है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नोन एज एक्सेप्टेंस, डिनाइल, कंपनसेशन, डिफेंस मैकेनिज्म। अब वो कह रहा है कि जैसे कि आप अपनी जगह मान के चलिए, या मान के चलिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी एम्स जैसे बड़े संस्थान में नर्सिंग की जॉब करने लगे और आप अपने आसपास के वातावरण से परेशान हैं, चिंतित हैं, एंजाइटी में चले गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि उस एंजाइटी से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जॉब तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको अपना जीवन एक अच्छी तरह से चलाना है, तो जॉब बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हमारा शरीर भी अच्छा बना रहता है। तो एक ऐसा पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट है, तो आपको अपने वर्क में चाहे कैसा भी हो उसमें क्या करना है? एडजस्टमेंट कर लिया आपने अपनी एंजाइटी को, जिससे आपकी एंजाइटी कम हो सके। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म।
इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए डिनाइल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मना आप क्या करेंगे, किसी को मना करेंगे? आप नौकरी कर रहे हैं, अपने अधिकारी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि सर मुझको आज मैं ड्यूटी नहीं करूंगा या मैं इस ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाऊंगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कंपनसेशन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक्सेप्टेंस, आपने किसी को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कह रहा है कि पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट, आप उस माहौल में ढल चुके हैं, एडजस्टमेंट आपके अंदर आ गया है, जिससे कि आपकी जो एंजाइटी है उसमें कम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द बीएमआई ऑफ एन एडल्ट इज बिलो 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर द कंडीशन इज टर्म्ड एज। देखिए एक व्यक्ति की बीएमआई 18 से नीचे है, तो बीएमआई का मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे, बॉडी मास इंडेक्स। यह बताता है कि कोई व्यक्ति फैटी है कि नॉर्मल वेट का है या कम वजनी का है, कम वेट है उसका। तो जो नॉर्मल होती है जनरली 20 से 25 बीएमआई मानी जाती है, और बीएमआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, और उसका स्क्वायर होना चाहिए, और वेट केजी में होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चला सकते हैं कि किसी व्यक्ति का वजन अपनी आयु के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार कम है या अधिक है। तो एक तो ये बात हो गई है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, चलिए मैंने आपको बीएमआई के बारे में बताया है, अब क्वेश्चन की बात ये हो रही है कि 18 से कम है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अंडरवेट, ओवरवेट, अवेस या प्री अवेस। देखिए जब मुझे पता है कि 18 से 24, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 20 से 25, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। एक आप नॉर्मल रेंज याद करिए कि 18 से 24 एक नॉर्मल बीएमआई होता है। तो इससे कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो क्या होगा? अंडर वेट होगा। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ओवर वेट यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि 18 ही तो है। अवेस तो बहुत ज़्यादा मोटापा वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि 18 से कम है, तो अंडर वेट ही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः एक बार आप लोगों को सूचित करना है कि यह चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बंद हो सकती है, इसलिए आपको दूसरी चैनल जो कि सेम इसी नाम से है, बट उसका जो हैंडल है यूआरएल थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आप सर्च करिए कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस, और यहाँ पर के ही यहाँ पर होगा, सी नहीं होगा। तो कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस आप सर्च करेंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद अब उसी में वीडियो देखने को आपको मिल सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the physiological response of the ear to the intensity of sound? Inertia, transmission, energy, loudness. तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनमें से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी साउंड की इंटेंसिटी से जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं हमारे कान, उसको क्या बोलते हैं? तो ये सीधा सीधा से लिखा है लाउडनेस बोलते हैं। कानों में इंटेंसिटी ज़्यादा जाएगी तो ये लाउडनेस बोला जाता है। इनर्सिया तो मतलब होता है कुछ नहीं करना, बिल्कुल इनर्ट हो जाना। इनर्ट का मतलब बिल्कुल अक्रिय हो जाना, जैसा जमा मूर्ति बन जाना, या ट्रांसमिशन तो ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है, तो एनर्जी भी इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिनेल मीन्स क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, comprehensive index to nursing and allied health literature, catalog index to nursing and allied health literature, conceptual index to nursing and allied health literature। यहाँ पर सिन्हेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड allied health literature। So the correct answer is option A. Next question. Each person creating his her own universe through his her perception is referred as problem solving, creative thinking, critical thinking, reasoning। तो हर व्यक्ति के अपने अपने सपने होते हैं, अपना अपना संसार सभी व्यक्ति बुनते रहते हैं अपने ही मन में।
तो इसको क्या क्या रिफर करते हैं, क्या कौन सा परसेप्शन होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कुछ क्रिएट कर रहा है। जब कोई व्यक्ति क्रिएट करे तो क्या कर रहा है, क्रिएट हिज ओन यूनिवर्स, कोई अपना संसार बुन रहा है, अपना सपने बुन रहा है। तो इस प्रकार का जो परसेप्शन है वो कहलाएगा क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक evaluation of behavior, emotion and cognitive function of an individual is known as mental status examination, history collection, neurological examination या process recording। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। एक सिस्टमैटिक एवेल्युएशन होता है किसका, बिहेवियर का, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इमोशन, व्यक्ति इमोशनली हर्ट होगा कि नहीं होगा, कॉग्निटिव फंक्शन, उसके कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक कार्य हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि उत्तेजित करने वाले हैं। तो किसी भी जब इस प्रकार का जो सिस्टमेटिक एवेल्युएशन करा जाए, किया जाए किसी व्यक्ति के बारे में, तो इस प्रकार का हम लोग क्या देखते हैं, उसका मेंटल स्टेटस चेक करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के लिए ये सब बातें प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त किया जाता है। यदि आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।